नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 फेब 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल्स के बारे में, जो कि कहां पर इंपोज किया गया है रिसेंटली, पुडुचेरी में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक टाइगर रिजर्व के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। इसका नाम है सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये दोनों ही जो है वो रिवर्स के नेम है, सीता नदी और उदंती। ऑलराइट, और इन्हीं रिवर्स के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पद्मनाभम के बारे में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर किंग कृष्णदेव राय के बारे में। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली क्या हुआ है, झारखंड के एक टाउन में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री फाउंड की गई है। ऑलराइट, तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है प्रेसिडेंट्स रूल इन पुदुचेरी में। क्या कंटेस्ट है, देखिए कुछ दिनों पहले ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे पुदुचेरी में जो सीएम थे, वहां के कांग्रेस पार्टी के सीएम थे, ओके, और वो अपनी मेजोरिटी को शो नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब जब सीएम ने रिजाइन कर दिया है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट जो है पुदुचेरी की वो फॉल कर गई है। जब वहां पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, तब पुदुचेरी के ऊपर अभी भी कोई ना कोई कंट्रोल तो होना चाहिए, किसी ना किसी को रेगुलेट तो करना पड़ेगा लॉज वगैरह को पुदुचेरी में। तो अब क्या हुआ है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी है कहां पर, प्रेसिडेंट को, कि सर देखिए पुदुचेरी में पॉलिटिकल वैक्यूम आ चुका है, यहां पर कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है और कोई क्लियर मेजोरिटी की पार्टी नहीं है जो कि गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पुडुचेरी के ऊपर प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट एग्री करे, प्रेसिडेंट ने माना कि हां पुदुचेरी में जो है अब सिचुएशन आ चुकी है कि पुडुचेरी में हमें क्या करना है, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करना है। ऑलराइट, ठीक है, उम्मीद है आप अभी तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बातों को। देखिए 3 प्रकार का सिस्टम है हमारे यहां पर। सबसे पहले तो यूनियन को आप जानते ही होंगे, यूनियन गवर्नमेंट होती है हमारी जो सेंटर में होती है। उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट और फिर होती है हमारी यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, सेंट्रल के द्वारा गवर्न की जाती है। ठीक है ना, डायरेक्टली जो है सेंटर यहां पर गवर्न करता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर गवर्नेंस की जाती है। ऑलराइट, ठीक है, अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि यहां पर क्या है, इलेक्शंस होते हैं, यहां पर सीएम को अपॉइंट किया जाता है। ऑलराइट, ठीक है, इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, जैसे आपको पता होगा दिल्ली के सीएम कौन है, केजरीवाल जी हैं। ठीक है, ऐसे ही इलेक्शन वगैरह होते हैं हर जगह, दिल्ली में भी होगा, जम्मू कश्मीर में भी होगा, पुदुचेरी में भी होगा। ऑलराइट, ठीक है, स्टेट में हमें पता होगा एक सीएम होता है और यहां पर क्या होता है, एक गवर्नर होता है। ऑलराइट, एक सीएम रहेगा और गवर्नर रहेगा। जो सीएम होता है स्टेट का, वो क्या होता है, वो पॉलिटिकल हेड होता है। गवर्नर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यूनियन टेरिटरी के केस में ना थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, यहां पर जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। ऑलराइट, ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या तो आप उनसे क्या बोल सकते हैं, चीफ कमिश्नर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसे गवर्नर नहीं बोला जाता। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो गवर्नर के जैसी नहीं होती। ये स्टेट का हेड नहीं होता है, कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, ये हेड नहीं होता है उस यूनियन टेरिटरी का। हेड यूनियन टेरिटरी का कौन रहेगा, प्रेसिडेंट ही रहेगा। ठीक है, जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। प्रेसिडेंट के बिहाफ में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ये फंक्शन करते हैं, ये उसका कारभार संभालते हैं। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो यूनियन टेरिटरी है वो कहां पर मेंशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 224 तक पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ठीक है, अभी तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बेसिक एक फैक्चुअल पॉइंट याद रखते हैं, डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, इसको कब फॉर्म किया गया था? तो इसको फॉर्म किया गया था 1964 में, माफ कीजिएगा 1963 में, ठीक है। फिर दिल्ली में कब फॉर्म की गई? तो 1992 में। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में कब फॉर्म की गई? तो 2019 में। सबको पता है ये वाली बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है, जो सुप्रीम कंट्रोल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। ऑलराइट, यहां पर क्या है? चीफ मिनिस्टर है, इलेक्शंस वगैरह कंटेस्ट किए जाते हैं, बट स्टिल जो मेन पावर है वो भी अभी भी प्रेसिडेंट के हाथ में ही है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है, इवन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी पार्लियामेंट राइट बना सकता है यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में, जबकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती स्टेट्स के साथ। स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। ऑलराइट, समझ में आई बात? यहां तक समझ में आई तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज, सीएम को हमने अपॉइंट कर दिया। अब बाय चांस मान लीजिए कभी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पर क्या होगा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेलियर हो जाती है, वो फेल्ड हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर का मतलब क्या हुआ? यानी कि सीएम वगैरह जो है अपनी मेजोरिटी वगैरह प्रूफ नहीं कर पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ही करप्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑलराइट, और उनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस वगैरह हैं वो भी सही साबित हो जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, वो क्या बोलता है? वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में वो बोलता है कि सर अब ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन टेरिटरी का वो सीएम अब हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। आप इस यूनियन टेरिटरी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप अपने हाथों में ले लीजिए, ठीक है। ऐसा लेटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देगा, प्रेसिडेंट रूल यूनियन टेरिटरी में इंपोज हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कौन गवर्न करेगा यूनियन टेरिटरी को? तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो गवर्न करेगा। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ओके, आर्टिकल नंबर कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 239 में ये सारी बातें मेंशन है, ठीक है। प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर सस्पेंड एंड ऑपरेशनल ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। फिर एट सिचुएशन गिवन राइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन नॉट कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। बेसिक बातें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है अगर हम स्टेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? सिमिलर मतलब है। इसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 356 में मेंशन है, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। किन नामों से जाना जाता है? स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगेन कौन रिकमेंडेशन देता है? तो स्टेट गवर्नमेंट जब फेल हो जाती है तब गवर्नर रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है, उसे ही प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़े। अगर एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर दी गई तो गवर्नमेंट के पास 2 महीने का समय होता है। 2 महीने के अंदर उन्हें दोनों ही हाउसेस से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही अप्रूव कराना पड़ेगा। अप्रूव हो जाएगी तो स्टेट इमरजेंसी को 6 मंथ्स तक के लिए इंपोज किया जा सकता है, और ऐसा 6 मंथ्स करते करते कब तक? टोटल 3 इयर्स तक स्टेट इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। उसके बाद आपको इलेक्शंस कराने होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस प्रेसिडेंट रूल के? ठीक है, सबसे पहले तो स्टेट गवर्नर रूल करता है, किसके बिहाफ में? प्रेसिडेंट के बिहाफ में, ठीक है। स्टेट गवर्नर के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट का वो भी उनकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट, ओके। यानी कि जब स्टेट इमरजेंसी इंपोज की जाती है तब उसके बाद क्या होगा, जो रूल बनाने का प्रोसेस होगी ना वो किसके द्वारा की जा सकती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा सकती है। ऑलराइट, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट इधर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये प्रेसिडेंट के हाथ में, वो चाहे तो सस्पेंड कर दे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दे। ऑलराइट, ठीक है। रिवोकेशन यानी कि कैसे हटाया जाएगा स्टेट इमरजेंसी को? तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डायरेक्टली स्टेट इमरजेंसी को हटा सकता है। ऑलराइट, अच्छा, जब स्टेट इमरजेंसी को पास करना है तो कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है इसको पास कराने के लिए? तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब उसको रिवोक कराना है तो रिवोक कराने के लिए कौन सी इमरजेंसी, तो कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल वगैरह की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। या फिर जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, वो एक लेटर लिखकर प्रेसिडेंट को भेज दें कि आप अब इमरजेंसी को हटा सकते हैं, तो प्रेसिडेंट तब भी इमरजेंसी को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब इस प्रेसिडेंट रूल या फिर हम जैसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स हैं। ठीक है, उन जजमेंट्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस जजमेंट में क्या बातें बोली गई हैं। डायरेक्टली आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए राजा मन्नार कमेटी ने प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसे फर्स्ट एआरसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1968 में आई थी। इसने क्या बोला, इसने रिकमेंड किया दैट रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल हैज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो द गवर्नर शुड एक्सरसाइज हिज ओन जजमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, यानी कि गवर्नर का खुद का जजमेंट होना चाहिए। जब गवर्नर को ऐसा लगे कि हाँ वाकई में ही प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने की जरूरत है, तब गवर्नर अपनी तरफ से एक्शन ले सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद फिर अगली कमेटी आती है राजमन्नार कमेटी, जो कि 1971 में बनती है, और ये क्या बोलती है, द डेलीगेशन ऑफ आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल 357 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द necessary provision to safeguard against the arbitrary action of the ruling party at the center against should be incorporated in the constitution। यानी कि क्या बोलता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कई बार मिसयूज किया जाता है किसको, प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 को। ओके, तो इसके लिए स्टेट को बचाने के लिए आर्बिट्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रोविजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, ये बात बोली जाती है राजमन्नार कमेटी के द्वारा। फिर आती है सरकारिया कमीशन, जो कि 1988 में आती है। क्या बोलती है, शुड बी यूज्ड इन वेरी रेयर केसेस, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 356 है उसको बहुत रेयर केसेस में यूज करना चाहिए, और इट बिकम्स अनअवॉइडेबल टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ठीक है, इसके बाद बोमाई जजमेंट 1994 में आता है। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि जो आर्टिकल 356 है वो प्रॉपर मीन्स से ही एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, और जब हंग असेंबली की सिचुएशन आती है तभी उसे इंपोज किया जाना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जस्टिस वी चिल्ला कमीशन। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रिकमेंडेशन दैट द आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड ओनली एट द रेमेडी ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तभी आपको इस प्रोविजन का यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर आती है पुंची कमीशन। ये भी क्या बोलती है, सेफगार्ड करने की बात करती है और मिस यूज को प्रोटेक्ट करने की बात करती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, काफी बड़ा आर्टिकल था, डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगा और हमने काफी जल्दी जल्दी उसको डिस्कस भी किया। चलिए अब और थोड़ी सी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सीता नदी उन्नति टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, क्या कंटेस्ट है, देखिए यहां पर क्या हुआ है, जो ट्राइबल पीपल हैं जो कि इस टाइगर रिजर्व में रहते हैं, उन्होंने बोला है कि इस टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज में वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें उनके जो राइट्स वगैरह हैं, जो कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स हैं, वो मिलने चाहिए। ठीक है, उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए। अब अगेन बेसिक सी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट होते क्या हैं। इन फॉरेस्ट राइट्स को कहां पर प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, जिसे FRA के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी ले लीजिए। टाइगर रिजर्व जो होता है वो एक बफर जोन के सेंटर में बनाया जाता है। ठीक है, और एक नेशनल पार्क हो या फिर सेंचुरी हो, उसका जो कोर एरिया होता है वहां पर टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, और जो एंगेजमेंट है ह्यूमंस का एनिमल के साथ उसको एकदम कम रखा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं किया जाता है इन एरियाज में। अब हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, जो कि 2006 में आया था। क्या बातें बोली गई हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले तो फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि फॉरेस्ट में रह रही हैं, उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो ट्रेडिशनली वहां पर रह रहे हैं,
उनके राइट से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं। ठीक है, क्या बातें की गई हैं? इस एक्ट में प्रोटेक्ट किया गया है फूड सिक्योरिटी और लिवलीहुड ऑफ दीज ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, उसके बाद जो हेड कम्युनिटी होगी, जो अथॉरिटी होगी यहां पर, वो कौन होगी? ग्राम सभा होगी। यानी कि ग्राम सभा इस बात को देखेगी कि जो राइट्स वगैरह हैं किसके द्वारा? फॉरेस्ट राइट्स के द्वारा, जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं? एनकंपास राइट्स और सेल्फ कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन। ओके, कम्युनिटी राइट्स की बात करें तो एज अ कम्युनिटी आपको दिया जाता है, जैसे कि ग्रेजिंग का, फिशिंग का, एक्सेस टू वाटर बॉडीज इन फॉरेस्ट, उससे रिलेटेड, हैबिटेट्स राइट्स फॉर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनसे रिलेटेड जो राइट्स होते हैं वो कम्युनिटी राइट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट राइट्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। यानी कि जो फॉरेस्ट में रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, जैसे कि ट्रीज वगैरह हैं, है ना, वुड्स वगैरह हैं, फूड वगैरह है, वुड्स है, फूड है, ठीक है ना, एनिमल वगैरह हैं, वो जो रिसोर्सेज है उनका यूज किया जा सकता है वहां की जो कम्युनिटी रह रही है उन फॉरेस्ट में, उनके द्वारा, वो होते हैं आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि जिसका नाम है सीता नदी उन्नति टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या कंटेस्ट है? मतलब कंटेस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो 2008-2009 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। इसके बाद कहां पर लोकेटेड है? तो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, यहां ये लोकेटेड है। ओके, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो यहां पर फॉरेस्ट क्रॉप मिक्स्ड के साथ साथ साल फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। और ये जो टाइगर रिजर्व है वो फेमस है एशियाटिक वाइल्ड बफेलो के लिए, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशी है और इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पाई जाती है। इसके साथ साथ और कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि यहां पर पाई जाती हैं? वो हैं वुल्फ, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, माउस डियर, ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो आपको इस टाइगर रिजर्व में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स है यहाँ पर, सीता नदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही ओरिजिनेट होती है। ओके, फिर एक और है आपकी उदंती उदंती रिवर, जो कि कहाँ से? उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और दो अलग टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ में है, एक का नाम है अचनाकर टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा नाम को। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं मन्नाथु पद्मनाभम के बारे में। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है? इनको ट्रिब्यूट दिया गया है इनकी डेथ एनिवर्सरी पर, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है ना, इसी कारण ये फेमस पर्सनालिटी हमारी न्यूज में आ गए हैं। इनके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1878 में पेरुन्ना में, जो कि कहाँ पर है? केरला में है। ऑलराइट, ठीक है। कौन थे ये? तो ये सोशल रिफॉर्मर थे और फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, मेनली जो इनका एरिया हुआ करता था वर्क का, वो हुआ करता था केरला में। केरला में ही ये ज़्यादातर अपने काम वगैरह किया करते थे, वो चाहे सोशल रिफॉर्म का हो या फिर फ्रीडम फाइटर के तौर पर काम हो। ठीक है, उसके बाद इन्हें KM पनिकर के द्वारा मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला का टाइटल भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है एज अ टीचर की थी 1893 में। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे। ठीक है, उसके बाद फिर 1905 में ये लॉ को प्रैक्टिस करने लगे। ऑलराइट, एक मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा ब्रेक, पानी पी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं इनके पॉलिटिकल और सोशल कंट्रीब्यूशन को। सबसे पहले इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वैकोम सत्याग्रह में और गुरुवायूर सत्याग्रह में। ठीक है, ये जो दोनों ही सत्याग्रह थे किस चीज से रिलेटेड है? तो टेम्पल एंट्रीज से रिलेटेड है। क्या हुआ करता था, जो आपकी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट ये दोनों पॉलिटिकल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराए गए थे और इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? रिफॉर्मर एंड मोरल गाइड्स ऑफ मेंबर ऑफ न्यार कम्युनिटी। ठीक है ना, न्यार कम्युनिटी का मोरल और रिफॉर्मर बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने कोशिश की थी अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। 1914 में इन्होंने शुरुआत की थी नायर सर्विस सोसाइटी से, सोसाइटी की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल एजिटेशन में भी पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर बने। ठीक है,
अरेस्ट वगैरह भी किया गया है इन्हें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। ओके, फिर ये त्रावणकोर से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बने। ओके, और उसके बाद 1964 में इन्होंने जो फर्स्ट रीजनल पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी जिसका नाम था केरला कांग्रेस के नाम से जो जानी जाती थी, ठीक है, इंडिया की पहली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी ये, उसके फॉर्मेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। ओके, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं अवार्ड्स के बारे में कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स वगैरह दिए गए। तो देखिए, पद्म भूषण से इनको नवाजा गया 1966 में। उसके साथ साथ भारत केसरी की जो टाइटल है वो भी इनको दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, इनकी जो डेथ है वो कब हो जाती है, तो 25 फेब 1970 में इनकी डेथ हो जाती है जब ये 92 ईयर्स के थे। ओके, और मनन मेमोरियल इन्हीं की मेमोरी में इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पर, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट केरला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं विजयनगर किंग कृष्णदेव राव के बारे में। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली एक इंस्क्रिप्शन मिला है जहां पर क्लियरली कृष्णदेव राव की जो डेथ थी, जो किंग हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर की, उनकी डेथ की एग्जैक्ट डेट मिली है हमें। ठीक है, इससे पहले कभी भी ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है जहां पर एग्जैक्ट डेट मेंशन हो किसी किंग की डेथ की। ऑलराइट, ठीक है, क्या फाइंडिंग है, क्या पता चला है हमें, तो देखिए इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी, 17 अक्टूबर 1526, उस दिन संडे था, और इंसिडेंटली उसी दिन लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्रग्रहण जो होता है हमारा वो भी इसी दिन था। ठीक है ना, इस दिन इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद ये इंस्क्रिप्शन कहां पर मिला है हमें, तो एक टेम्पल है गोपाल कृष्ण टेम्पल, ठीक है, तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हमें ये इंस्क्रिप्शन मिला है और वहां पर ये डेट मेंशन है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कृष्णदेव राव के बारे में। देखिए, कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर से बिलोंग किया करते थे। इनका जन्म हुआ था 1509, ये डेट वगैरह एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना, ये गलत है। फिर इसके बाद उनका जो रूल वगैरह है, एक्सपांशन और कंसोलिडेशन का काम किया इन्होंने, विजयनगर किंगडम के एक्सपांशन भी किया और कंसोलिडेशन भी किया। उसके साथ साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह का डिजाइन वगैरह भी इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने विजयनगर के पास में ही एक और टाउनशिप को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था नगलापुरम, और वो उन्होंने अपनी मदर की मेमोरी में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे तेलुगु वर्क वगैरह भी लिखे जिसमें से अमुक्त्या मर्यादा एक बहुत फेमस है। विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1336 में हरा एंड बुक्का के द्वारा, जिन्होंने संगम डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ओके, विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो हम्पी को अपनी कैपिटल बनाई थी, और 1986 में हम्पी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया। ठीक है, फिर ये जो है वो कृष्णा रिवर के से स्ट्रेच है, यानी कि कृष्णा रिवर के बैंक है, वहां पर स्टैब्लिश है। अगर हम विजयनगर की डायनेस्टीज की बात करें कि कौन कौन सी डायनेस्टीज ने विजयनगर में रूल किया है, तो संगम, सालुवा, तुलुवा और अराइवीडू, ये 4 डायनेस्टी टोटल विजयनगर एम्पायर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला और लास्ट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जो कि कहां पर फाउंड की गई है, झारखंड में फाउंड की गई है। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया है आज का लेक्चर, घबराइए मत, ये लास्ट है आज का। ठीक है, क्या कंटेस्ट है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को अनर्थ किया है। ऐसा माना जा रहा है ये जो मॉनेस्ट्री है ये 900 ईयर्स ओल्ड है। ओके, कहां पर हमें मिली है ये, तो सीतागढ़ी हिल्स झारखंड, वहां पर ये हमें देखने को मिली है। ठीक है, क्या मिला है यहां पर, तो देखिए 4 स्टैचू हमें मिले हैं डाइटी तारा के वरद मुद्रा में। ये मुद्राएं वगैरह क्या होती हैं अभी आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ 6 बुद्धिस्ट स्टैचूज भी मिले हैं। ओके, और
जो सेवियट डाइटी होते हैं महेश्वरी, वो भी उनके स्क्रप्चर्स वगैरह भी इस साइड से पाए गए हैं। ठीक है ना, ये इस प्रकार की मुद्राएं होती हैं, जो आपका हैंड वगैरह का जो मोशन वगैरह होता है उसी से रिलेटेड ये मुद्राएं होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग मुद्राएं वगैरह मेंशन है। ठीक है, सभी मुद्राओं का एक अलग सिग्निफिकेंस है, तो आप ये खुद से ही पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, इसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस है इस फाइंडिंग का, तो यहां से हमें क्या मिला है, मोनेस्ट्री से एक ओल्ड रूट मिला है जो कि वाराणसी को कनेक्ट किया करता था। ठीक है ना, 10 किलोमीटर फ्रॉम सारनाथ, 10 किलोमीटर है सारनाथ से, वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन। उसके बाद जो डाइटी तारा है उनकी प्रेजेंस यहां पर क्या बताती है, वज्रायना बुद्धिज्म को बताती है कि इस रीजन में वज्रायना बुद्धिज्म जो है वो काफी पॉपुलर हुआ करता था। वज्रायना बुद्धिज्म क्या है, ये एक टाइप है बुद्धिज्म का ही, जैसे कि हम हीनयान महायान वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ बुद्धिज्म का एक और है, ये वज्रायना बुद्धिज्म है। इसका क्या मतलब होता है, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। और कब डेवलप हुआ था ये इंडिया में, तो इंडिया में अराउंड 900 ईडी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स साइट्स हैं, इसके जो रिचुअल्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं अगर हम बाकी के बुद्धिस्ट स्कूल से इसको कंपेयर करें